3 साल 7 महीने और 22 दिन तक कोर्ट में केस चलने के बाद दोनों पति पत्नियों का आपस में तलाक हो चुका होता है और दोनों कोर्ट से बाहर निकलकर खड़े होते हैं। पति एक साइड, पत्नी दूसरी साइड। तो एकदम से कोर्ट के अंदर से पत्नी है, उसकी मम्मी आती है, जो नीरजा है उसकी मम्मी का नाम है शांति। वो अपनी बेटी के पास में आती है, कहती है बेटी तुम इस नालायक के घर पे जाना और इसके घर से अपने एक एक सामान को लेकर के आना, इसके घर पर एक भी सामान न बच पाए। इतने में ही उनका वकील आ जाता है, जो उस लड़की का वकील है। लड़की वालों को वकील कोर्ट से बाहर आता है, कहता है कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको कि आप केस जीत गई। ये बहुत बड़ी बात है कि जो तलाक के केस होते हैं 9-9, 10-10, 12-12 साल तक चल जाते हैं, लेकिन आप लोगों का केस इतनी जल्दी निमट गया है। और ये लो आप लोग जो है कि डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो कागज हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि आपको नीरज के घर से क्या क्या सामान लेकर आना है, जो भी तुम्हारा सामान है वो इसमें लिखा हुआ है। एकदम से उसकी मम्मी उस पर्चे को लेती है, वकील उस वहां से चला जाता है, फिर अपनी लड़की को देती है। लड़की से कहती है कि बेटी ये लो, इस नालायक के घर पर एक भी सामान नहीं बचना चाहिए, तुम इसे लेकर आना। तो लड़की कहती है नीरजा के मम्मी तुम हॉस्पिटल में जाओ, पापा के पास में कोई भी नहीं है, पापा की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल जाए, मैं सामान को लेकर आ जाऊंगी। लेकिन मम्मी उसकी नहीं मानती है। तो फिर उसके बाद में नीरजा कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ, दोनों हम हॉस्पिटल चलते हैं पापा के पास में। वो कहती है नहीं बेटी, तुम पहले इसके घर पे जाओ और इसके घर से अपने पूरे सामान को लेकर आओ। इतने में उसकी मम्मी चली जाती है। मम्मी जाने के बाद में फिर नीरज है, नीरजा के पास में आता है, कहता है कि तुम कैसी हो। वो कहती है मैं ठीक हूँ। नीरजा नीरज से पूछती है कि तुम कैसे हो। नीरज कहता है मैं पहले भी सुखी नहीं था और अब भी सुखी नहीं हूं, क्योंकि पहले जो कि अपने भी मुझे दुख देते रहे और गैर भी मुझे दुख देते हैं। अपने और गैरों से मुझे किसी भी तरह से सुख नहीं है, इसलिए मैं अभी भी कोर्ट के फैसला आया है, इसमें केस को हार चुका हूं। तुमसे भी जिंदगी भर में हारता रहा था इसी वजह से, क्योंकि आंखों में आंसू लिए हुए वो पति है जो नीरज बोल रहा था इन बातों को। लेकिन एक बात ऐसी आती है कि नीरज है वो अपनी पत्नी से, नीरजा से कहता है, जो जिसका तलाक हुआ है उसका, कि प्लीज मैं आपसे एक आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता आया हूं, तो मैं आपसे आज और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है कि मेरे साथ में लास्ट बार मेरे घर तक जो सामान लेने के लिए चल रही हो, आप मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे घर तक चल दें। बस ये तुम्हारा और मेरा एक लास्ट का सफर है, जिसे आप थोड़ी देर के लिए प्लीज आप मेरे साथ में कर लें। दोस्तों जब ये कहानी अब आगे शुरू होने वाली है ना, आप लोगों की आंखों में भी मुझे पता है आंसुओं को आप लोग रोक नहीं पाओगे। बड़ी ही दिलचस्प मार्मिक ये कहानी है, आप लोग इसे पूरा जरूर सुने। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यार आपका एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और कमेंट बॉक्स में इस कहानी को सुन करके आप लोग अपनी राय बताना। दोनों पति और पत्नी, तलाकशुदा पति पत्नी नीरज के घर पर जाते हैं उस सामान को लेने के लिए। नीरजा उसके साथ में जाती है। जब सीढ़ियों से चढ़ती है तो उसकी आंखों में तो आंसू भरे हुए थे। तो एकदम से जब दोनों अंदर जाकर बैठते हैं, नीरज कहता है कि प्लीज आप एक बार सोफे पर बैठ जाएं, मैं आपके लिए 2 कप पानी, जो कि तुम्हारी और मेरे लिए 2 कप पानी 2 कप चाय लेकर आता हूं। वो बैठ जाती है, फिर उनको बना कर लाता है, चाय बना कर लाता है, पानी लेकर आता है। तो नीरजा को जब वो देता है, जब नीरजा पानी के गिलास को उठाती है, तो एकदम से जब वो पीती है तो उसके वो बात याद आ जाती है जो उसके याद आनी ही थी। यहां से आगे जो आप लोगों को अब ये कहानी है ना, जो आपको पूरी तरह से मार्मिक करके रख देगी, आप लोग पूरा जरूर सुने। जब उसे सुनती है, जब वो पानी पीने लगती है, तो उसके पिछली बात याद आ जाती है। एक बार क्या हुआ था कि जो कि नीरजा है ये अपने घर पर थी, नीरज है कुछ काम कर रहा था। तो इसी ही तरह से जब नीरजा ने कहा तुम उस काम को कर ले, तुम इतने काम के भी अर्थ के नहीं हो जो तुम कुछ काम नहीं कर सकते, तो वो कहता है प्लीज मैं अभी कर लेता हूं। एक बार ये नीरजा है जो अपने बर्तनों को किचन के अंदर धो रही थी, तो ऑफिस से आता है नीरज, अपने बैग को रख देता है। तो बैग को रखने के बाद में कहती है कि तुम इतने अर्थ के नहीं हो जो अपने बैग से अपने टिफिन को तो निकाल कर मुझे दे दो। वो कहता है कि प्लीज मेरे ध्यान नहीं रहा, मैं अभी दे देता हूं। क्योंकि मतलब पूरी तरह से नीरजा से नीरज दबता रहता था, इसकी एक एक बात को मानता था। वो उसके जब बैग से निकालती है तो वहां पर एक जो कि शराब की बोतल उसके बैग से निकलती है, तो उसे लेकर जाती है वो बाहर, यानी पार्क में वो पानी दे रहा था, अपने फूलों में वगैरह में पानी दे रहा था, बगीचे में, उसको ले जाती है। कहती है कि तुम इसको नहीं छोड़ रहे, तुम ये शराब पी रहे हो और तुम शराब के साथ तुम सिगरेट का भी नशा कर रहे हो, आखिर तुम इसे नहीं छोड़ने वाले, तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। ऐसे दोनों में बातें होती हैं
और नीरज है वो कान पकड़ता है, फिर सॉरी मांगता है कि मैं आज के बाद में ऐसे फिर से नहीं करूंगा, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। लेकिन नीरजा कहती है आप इस बोतल को पकड़ो, इसे अभी यहाँ पर फोड़ो और देकर मारो कि मैं आइंदा ऐसे काम नहीं करूंगा, इस बोतल को नहीं पीऊंगा। उसी बोतल को पकड़ता है, फिर से देर मारता है, जब इसी तरह से उसको फेंक देता है, पूरी तरह से कसम खाता है कि मैं आज के बाद ये फिर से काम नहीं करूंगा। उस दिन के बाद में उसने शराब पीना छोड़ दिया और काम ऐसा नहीं किया जिस काम से नीरजा को नफरत हो। दोनों का सफर, उसके पिछली बात ही याद है, अभी तो ये पिछली बातें ही कर रही है, ना कि अगली बातें। और एक बार क्या होता है, ये कुर्सी पर बैठा हुआ था, नीरज अपने फोन को देख रहा था, संडे का टाइम था और इसकी पत्नी को भी जॉब पर जाना था, लेकिन संडे के दिन छुट्टी रहती है, तो इस वजह से वो भी घर पर थी। तो नीरजा कहती है कि तुम इतने भी काम के नहीं हो कि आज का संडे है, और संडे के दिन भी आखिरकार अगर संडे है तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं ही यहां पर काम करूंगी। वो कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए सरकार क्या मुझे करना है। तो वो उससे कहते हैं इन कपड़ों को देख लो कितने गंदे हो रहे हैं, ये अपने जो के पर्दे वगैरह हैं ये कितने गंदे हो रहे हैं। वो कहता है मैं समझ भी गया हूं, जान भी चुका हूं मुझे क्या करना है, आप इन्हें प्लीज यहां पर रख दें, मैं इनको अभी थोड़ी देर में साफ कर देता हूं। मतलब इतनी नीरज मानता था नीरजा की, इसी ऐसी ही बात अब उसके दिमाग में घूम रही है, नीरजा के दिमाग में, क्योंकि वो सोफे पर बैठी है, गिलास में हाथ, जो कि हाथ में गिलास है और उसके अंदर पानी है जिसे पी रही है, तो उसके पिछली बातें याद आती हैं। जब ये बातें याद आती है तो एकदम से नीरज है जो उसको कहता है कि नीरजा उसको हाथ से हिलाता है और 2-3 बार उससे बोलता है, तो एकदम से आती है और उसकी आंखों से आंसू ही टपक रहे थे, क्योंकि उसके तो पुरानी बातें याद थी ना। नीरजा के हाथ से फाइल को लेता है, उसको लेता है जिसमें सामान लिखा हुआ था, और कहता है कि ड्रेसिंग भी ले जानी है तुम्हें, अपना बेड भी ले जाना है, सोफा भी लेकर जाना है, अलमीरा भी लेकर जानी है, फ्रिज भी लेकर जाना है। इन बातों को जब वो सुनती है तो उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं, और कहती है कि मैंने टेम्पो वाले को यानी फोन कर दिया है, वो अभी आता होगा, उसके बाद में आप सामान को लेकर चली जाएं। इस बातों को सुनकर नीरजा कहती है कि तुमने घर का ये क्या हाल बना रखा है। वो कहता है कि अब कौन सफाई करे, घर का क्या हाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि घर में कोई नहीं है सफाई करने के लिए और मेरा भी इसमें मन नहीं करता है, तो घर का बस ऐसे ही हाल हो रखा है। तो इतने में ही नीरजा खड़ी होकर अपने किचन में जाती है। किचन में जाकर जब वो देखती है कि वो कहती है क्या तुम यहाँ पर खाना नहीं बनाते, खाना नहीं खाते हो। तो नीरज कहता है कि मैं तो अब खाने का स्वाद भी भूल चुका हूँ, मुझे स्वाद खाने में नहीं आता है। तो बस अपने, और एकदम से जब वो ड्रेसिंग उनको देखती है, किचन को चेक करती है, तो नीरजा को वहां से एक शराब की बोतल मिलती है, जिसे वो निकाल कर कहती है कि तुमने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है, तुमने तो उस दिन कसम खाई थी ना। तो कहता है तुम्हारे जाने के बाद में घर में अकेला था, सब कुछ भुलाने के लिए, तुम्हारी याद भुलाने के लिए सिर्फ मैं इस शराब का इशारा लेता था, क्योंकि इसी को मैं पीकर कुछ खा लेता था, अपना गुजारा करता था, ज्यादा मैं इसी को पीता हूं, क्योंकि तुम्हारे गम है जो मुझे उसे भुलाने के लिए मैं इसका यूज करता हूं। इतनी बात कहकर नीरजा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। आंसू निकलने लगते हैं, नीरज की आंखों से रोकने का नाम नहीं लेते हैं रुकने का, और कहता है प्लीज इस घर को बचा लीजिए, मैं आज के बाद में ऐसे फिर किसी भी काम के जो है कि ऐसे काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, इस घर को आप प्लीज यार बचा लीजिए, आइंदा मैं ऐसे कभी भी काम नहीं करूंगा। नीरज नीचे बैठ जाता है, उसके पल्लू को पकड़कर रोने लगता है, उससे कहता है, लेकिन पल्लू को छुड़ाकर किचन से एकदम से भाग कर जाती है नीरजा, उस रूम में जाकर बेडरूम में जाती है और बेड पर लेट जाती है, औंधी पड़ जाती है और वहां पर रोने लगती है। नीरज उसके पीछे पीछे जाता है तो उसके ऊपर हाथ रखता है, कमर पर हाथ रखता है। नीरजा कहती है कि क्या तुम्हें पता है मेरा मन है क्या तुम्हें छोड़ने के लिए, मेरा मन 1% भी नहीं है, लेकिन क्या करूं, कुछ मजबूरी ही ऐसी है। तुम्हारी और जो मेरी दूरी है बस इतनी है जैसे कि ऊपर की पलक की दूरी निचली पलक से, इतनी टाइम की तुम्हारी और मेरी दूरी है। मैं इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरियां ही कुछ ऐसी थी। फिर वो कहता है कि आखिर इतनी सी बात क्या है जो हल्के से हवा के झोंके से तुम्हारा और ये हमारा जो रिलेशन है ये पूरी तरह से टूट चुका है। इतने में उसकी माँ है, नीरजा की माँ, उसकी हॉस्पिटल से आ जाती है। हॉस्पिटल के आने के बाद में नीरज के घर में उसकी एंट्री होती है। एकदम से देखती है तो वो दोनों एक जगह पर खड़े होते हैं, लेकिन वो आकर कहती है कि नीरजा ये क्या यहाँ पर सब चल रहा है। लेकिन जो नीरजा है वो अपनी माँ के पास में जाती है और कहती है हम दोनों उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आग तुमने इस घर में लगाई है। तुम्हारा नाम माँ शांति तो जरूर है, लेकिन जिस घर में भी तुम्हारे कदम पड़ते हैं उस घर में अशांति ही अशांति फैल जाती है। माँ कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है,
वो कहती है मतलब यह है कि जिस लड़की की तुम मुझे फोटो दिखाया करती थी कि इसका चक्कर उसके साथ में है नीरज का, कि तुम फोटो दिखाया करती थी कि इसका अफेयर नीरज का उस लड़की के साथ में चल रहा है, इधर चल रहा है, वीडियो दिखाया करती थी, फोटो दिखाती थी, लेकिन इसके बाद में नीरज बोलता है कि मेरा अफेयर किसके साथ में? तो नीरजा उस बात को बताती है कि वो लड़की के साथ में पूनम नाम की एक लड़की है, लेकिन आज जब कोर्ट में आने का टाइम था तो मैंने मां से कहा था मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी, आप कोर्ट में चलिए, मैं बाद में आती हूं। तो मैं कोर्ट में न जाकर उस लड़की के घर पर गई थी, मैंने वहां से मालूमात की थी, लेकिन वो लड़की आपकी बहन निकली, आपकी सगी बहन से भी ज्यादा, सगे भाई से भी ज्यादा आपको मानने वाली निकली। उसके बाद में वहां पर गई, उससे मैंने माफी मांगी, और जो उस लड़की को जहर घोल रही थी ये मेरी माँ है, तो वो लड़की दरअसल तुम्हारी बहन है। इतने में नीरज कहता है कि वो मेरी बहन है, दरअसल वो और मैं, उसका भाई और मैं एक क्लासमेट थे, एक कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन हम दोनों भाई जैसे ही थे। एकदम एक्सीडेंट में उसके भाई की डेथ हो जाती है, लेकिन उसके बाद में मैं ही उसको सगा भाई हूँ और वो मेरी सगी बहन है। इसी तरह से हमारा रिलेशन चल रहा है। लेकिन एकदम से उसकी माँ बोलती है कि तुम रात के भी मेरे पास में वीडियो है, तुम रात को उसके घर पर जाते थे। इसलिए इतने में ही नीरज कहता है कि भाई अगर अपनी बहन की तबीयत खराब हो जाए तो बहन के घर पर नहीं जा सकता, रात हो या दिन हो तबीयत पूछने जाना ही पड़ता है। और इसी तरह से क्योंकि मेरा रिलेशन है भाई और बहन का, इसी तरह से इसी वजह से मैं वहां पर जाता हूं। इतने में सुन करके वो कहती है कि ये क्या ड्रामा लगा रखा है, तुम जल्दी से अपने सामान को भरो और तुम चलो यहां से। लेकिन नीरजा अपनी मां से कहती है मैं कुछ और आगे आपसे कहूं, इतने में प्लीज आप लोग यहां से चली जाएं, मां का दर्जा है, इसको यहीं पर रहने दीजिए, मैं आपसे आगे और कुछ नहीं कहना चाहती, आप यहां से चली जाए मेरी आंखों आगे से। इतने में कहती है कि तुम यहां पर भाड़ में पड़ो, मेरे लिए कुछ भी करो मेरी तरफ से, मैं यहां से जा रही हूं, तुम कुएं में भाड़ में कुछ में भी पड़ो, मेरे को कोई इससे मतलब नहीं है। उसके घर को छोड़कर वो चली जाती है। इतने में आता है टेम्पू वाला जिसको नीरज ने फोन किया था सामान ले जाने के लिए। टेम्पू वाला आकर कहता है कि भैया टेम्पू में लेकर आ चुका हूं, बताइए कौन सा सामान ले जाना है, उसको मुझे जल्दी से बताइए। लेकिन इतने में नीरजा कहती है कि नहीं भैया अब यहां से सामान नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जिस वजह से मेरा और इसका रिलेशन बिगड़ा था वो पूरी तरह से संभल चुका है, हम फिर से एक रास्ते पर चलने लगे हैं। इतने में टेम्पू वाला कहता है कि मैं आपको लंबी उम्र की बधाई देता हूं, मैं कामना करता हूं कि आपकी और उम्र बढ़े और आप ऐसे ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, किसी की बातों पर नहीं आना चाहिए। और इसी तरह से वो टेम्पू वाला भी वहां से चला जाता है, दोनों आपस में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। इससे ये पता चलता है, ये सबक हमको इससे सीखने का मिलता है कि जो एक दूसरे रिलेशन में होते हैं, पति पत्नी हो या और कोई भी हो, कैसा भी रिश्ता हो, उसको अगर तीसरा बीच में आ जाए, और ज्यादातर बात क्या होती है कि जो हम दोनों करीबी हैं तो उसको बिगाड़ने वाला अपना ही एक निजी आदमी होता है और किसी का हाथ नहीं होता है। इसलिए अपनों से भी सावधान रहें, जो अपनी जिंदगी में जो चल रहा है उसे अपने आप खुद ही मैटर को सॉल्व करें। छोटी छोटी बात को लेकर कुछ बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, तो आप उसे सहन करना जो कहे सहन किया जाए। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं आपसे फिर कहूंगा कि एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।